स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और आ जाइए। वादे के अनुसार अपनी धुआंधार क्लास में शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कम दिनों में ज़्यादा तैयारी करके कैसे जीता जाता है, आइए देखते हैं। चलिए अपना पहला प्रश्न। तो आज हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं वादे के अनुसार समास के प्रश्न और कुछ प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर हम समास का अपना पहला प्रश्न बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है हमारा, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति में इसी में समास कौन सा है, ध्यान दीजिए। इसमें आपका अव्ययी भाव समास भी है, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो पहला प्रश्न जो मैंने आपको कराया है यथाशक्ति, ये आपका जो प्रश्न है वो टीचर्स एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। टीचर एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है ये 2023 में, ठीक है। बीपीएससी स्कूल एग्ज़ाम में पूछा गया है, वीडियो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वीडियो और यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है, मतलब सही प्रकार नहीं। देखो, पंचवटी द्विगु समास बिल्कुल सही है। द्विगु समास कहाँ आएगा, जहाँ पर संख्याओं का यानी कि पहला वर्ण अगर संख्यावाची हो वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, तिराहा, त्रिशूल, नवरत्न, नवदुर्गा, नवरात्रि, ये ऐसे जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं सारे के सारे द्विगु समास होते हैं। ऐसे ही पंचवटी यानी कि 5 शब्द यानी कि संख्यावाची है तो ये द्विगु समास होगा, तो ये तो सही है। विद्या भंडार यानी कि विद्या के लिए भंडार, तो ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल सही है। पर्णकुटी, यहाँ पर क्या दिया है, पर्णकुटी। पर्णकुटी पर मुझे डाउट है, एक बार हम यथा नियम देख लेते हैं। यथा नियम यानी कि नियम के अनुसार। यथा नियम का समास विग्रह क्या होगा, नियम के अनुसार। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, देखिए अव्ययी भाव समास अगर आपको पहचानने हैं ना तो उनका जब आप समास विग्रह करेंगे ना तो उसमें एक तो आपका वो निकलेगा उपसर्ग, है ना। दूसरा आपका उसमें हमेशा अर्थ ये होगा कि किसी के अनुसार आप काम करेंगे, ठीक है। या तो नियम के अनुसार होगा या शक्ति के अनुसार होगा या किसी दूसरे के अनुसार होगा। तो वो सारे जो आपके समास होंगे वो अव्ययी भाव समास होंगे। इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है पर्णकुटी। पर्णकुटी ये आपका द्वंद्व समास नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, ये आपका यूपी कांस्टेबल परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। समास के पदों को अलग अलग करेंगे, क्या कहेंगे उसे, समास विग्रह कहेंगे, उसे तो समास विग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट है। आगे बढ़िए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्रिक के साथ में और करते चलेंगे प्रैक्टिस आगे, उतना आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस टॉपिक से गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस ध्यान से सुनते रहिए और अगर आप चाहें तो 1 लाइन में चीज़ें कुछ ट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि आपका इस वीडियो से काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और आपकी उन्हीं परीक्षाओं में जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा है और यूपी कांस्टेबल परीक्षा है, बहुत ही सिलेक्शन के साथ यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है। तो पहले तो हम देख लेते हैं अनुरूप में कौन सा समास है। अब देखो, एक तो इसमें अनु उपसर्ग निकल रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आएगा, अनुरूप का अर्थ क्या होता है कि किसी के अनुसार। क्या होता है इसका अर्थ, किसी के अनुसार। तो मैंने भी आपको बताया था कि जब के अनुसार आ जाए तो समझ लो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 4 टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, प्रत्यंग। प्रत्यंग मतलब प्रत्येक अंग, किसका, शरीर के प्रत्येक अंग की बात हो रही है। और इसका अगर हम एक और समास विग्रह कहेंगे तो प्रति अंग। अब देखो यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है प्रति, समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमरण में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, कम समय में
ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और आएंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। मैंने आपका पेपर पूरा एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जिसमें समास में आपका मोस्ट पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं अव्ययी भाव समास ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है, और तत्पुरुष समास ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, दोनों यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, उसके साथ ही पूरा समास यहाँ पर आपको क्या है, कवर अप करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आमरण में कौन सा समास है। देखिए, आमरण उपसर्ग आ गया, बस कुछ नहीं सोचना है, अव्ययी भाव समास लगाना। ठीक है, आगे बढ़िए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। आजीवन शब्द का समास होगा आजीवन, मतलब पूरे जीवन। आ गया उपसर्ग, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। समास बताइए भरपेट में, कह रहे हैं कि भरपेट जो शब्द दिया हुआ है, इसमें हमें समास बताइए। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 2017 के पेपर में आपसे पूछा गया है। ये आपका पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ये आपका यूपीएसएससी लोअर एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। बताइए एक क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा गया है, कितने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, भरपेट में समास जो होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा, पेट भर के। ठीक है, भरपेट मतलब पेट भर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखिए, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है क्या? नहीं, गलत। तत्पुरुष समास में क्या पहला पद संख्यावाची होता है? नहीं, गलत। संख्यावाची शब्द तो पहला किसमें होता है? द्विगु समास में। किसमें होता है? द्विगु समास में। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है क्या? पूर्व पद कोई उपसर्ग वगैरह होता है? नहीं, पूर्व पद अव्यय तो उसमें होता है अव्ययी भाव समास में, तो ये भी गलत होगा हमारा। तो सही क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3, इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये आपका पूछा गया है प्रश्न यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम में पूछा गया है 2024, 30/8/2024 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। यही प्रश्न आपका वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है, यही प्रश्न आपका यूपीएसएससी में पूछा गया है, और पूछा क्या गया है? समास। किसमें? बैलगाड़ी में। ठीक है, अब बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? ध्यान दीजिए, समास विग्रह करिए फटाक से। बैल के लिए गाड़ी, हालांकि गाड़ी बैल के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं किसमें आएगा ये? तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राज के लिए पुत्र, या राजा का पुत्र। ठीक है, या राज का पुत्र, जिस तरीके से आप समास विग्रह कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से शब्द पद में है? कह रहे हैं ये जो हमें लाइन दी है ऊपर, इसमें किसमें तत्पुरुष समास है? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2024 में पूछा गया है। ठीक, सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, 31 तारीख को, 31/8/2024 को। ठीक है, विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है ये आपका प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, सिर्फ वही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शास्त्र प्रवीण, यहाँ महाविद्यालय पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? क्या तत्पुरुष समास शास्त्र प्रवीण में है, महाविद्यालय में है, पीताम्बर में है, या धारण करके है? किस में है? तो ध्यान दीजिए, इसमें जो तत्पुरुष समास होगा वो किस में होगा? शास्त्र प्रवीण में। कैसे? शास्त्र विग्रह करिए, शास्त्र में प्रवीण। ठीक है, शास्त्र में निपुण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये एग्ज़ाम आपका यूपीएससी रिन्यूअल इंस्पेक्टर एग्जाम में और यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा? श्वेत पत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देखिए, देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है?
ये आपका अव्यय कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्यों, देखिए इसमें कोई अव्यय तो है नहीं जो अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके के कोई परसर्ग तो आ नहीं रहे हैं इस वाक्य में जो ये तत्पुरुष समास का होगा। और इस लाइन से कोई तीसरा जो है शब्द नहीं निकल रहा है, तीसरा कोई व्यक्तित्व नहीं बन रहा है जो बहुब्री समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर मारा जाएगा, कर्मधारय समास जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा हमारा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समास का सही विकल्प चयन कीजिए। कृताकृत, कह रहे हैं कृताकृत में कौन सा समास है, तो ध्यान दीजिए, कृत और आकृत इसका हुआ समास विग्रह। अब इसमें और लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तुरंत द्वंद्व समास टिक मत कर देना, आप लोग गलत चले जाओगे। ध्यान दीजिए, कृत का अर्थ हुआ यहाँ पर किया हुआ, तो अकृत का अर्थ क्या होगा, ना किया हुआ। अकृत का अर्थ क्या होगा, ना किया हुआ, है ना, यही तो होगा। अब इसमें शब्द कैसे हो रहे हैं, एक विशेषण शब्द हो रहा है और एक विशेष शब्द हो रहा है। जब कहीं भी विशेषण और विशेष शब्द ऐसे हो, वहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। हमसे बोल रहे हैं कि इनमें से किसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है। और ये जो आपका कृताकृत वाला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों आपका यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल परीक्षा में ये प्रश्न आपका जो है वो पूछा गया है। रेडियो ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में पूछा गया है। विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट 23 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछा गया है आपका। ध्यान रखिए, ये सब आपके प्रश्न जो हैं वो पूछे हुए प्रश्न हैं। और आगामी परीक्षा जो आपकी अभी 8, 9, 10 जून को होने वाली है, उसमें भी संभवतः ये प्रश्न आपसे वापस से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नहीं पूछे जाएंगे तो सिमिलर इनसे मिलते जुलते पूछे जाएंगे, पूछे ऐसे ही प्रश्न जाने हैं आपसे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है। देखिए, वेद पुराण में वेद और पुराण बिल्कुल सही है। ये नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ बिल्कुल सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देहलता यानी कि लता रूपी देह, ये यहाँ पर गलत है हमारा। तो यहाँ पर जो सही समास का विग्रह नहीं हुआ है वो है देहलता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपके जो परीक्षा में पूछे गए हैं, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं और ये आपसे पूछे जाने वाले भी हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करिए। अब आप लोगों ने तो उत्तर एकदम लगा दिया होगा राष्ट्रभाषा, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक, कुछ लोग मूल भाषा भी लगा रहे होंगे, गलत है ये भी आपका उत्तर। इसका सही उत्तर जाएगा राजभाषा। क्या जाएगा इसका सही उत्तर, राजभाषा। ठीक है, आर्टिकल 343 के तहत भारत में 22 भाषाएं जो हैं वो क्या है, हमारी मूल भाषाओं के फॉर्म में हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भाषा जो है वो राजभाषा वो राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी जो है वो राजकाज की भाषा है, हिंदी को राजभाषा बोला जाता है। और सर्वाधिक यहाँ पर सही आंसर जो आपका जाएगा वो कौन सा जाएगा, राजभाषा। तो हमेशा राजभाषा ही लगा कर आना। कुछ किताबों में राष्ट्रभाषा आपको लिखा मिल जाएगा, वो गलत है। ठीक, आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके पढ़िए और उसको ध्यान से समझिए, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भारतीय संविधान की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। रिजु का विरुद्धार्थी शब्द जो होगा वो होगा वक्र, जबकि सुर का विलोम क्या होगा, असुर। क्या होगा, असुर। सरल का नीरस, मिथ्या का सत्य और वक्र का ऋजु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्याय, कृपालु।
देखिए, वह व्यक्ति बड़ा अच्छा है, वह बड़ा दानी है, वह बड़ा दयालु है, वह बड़ा कृपालु है। अरे किस में आएगा? गुण में ही तो आएगा। यानी कि क्या बता रहे हैं? गुणबोधक। गंधबोधक क्या होता है? गंधबोधक में बदबू, सुगंधित, दुर्गंध आदि सब आता है। आकार बोधक, आकार बोधक समझते हैं क्या होता है? आकार बोधक में आता है लंबा होगा, चौड़ा होगा, गोल होगा, त्रिकोण होगा, कैसा होगा। ठीक है, फिलहाल जो भी होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा गुणबोधक। क्या होगा? गुणबोधक, जिसमें अच्छा, भला, सुंदर, दानी, न्यायी, कृपालु ऐसे शब्द आते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, वो क्या होते हैं? वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस विशेषण से क्या पता चल रहा है? ये इन विशेषण शब्दों से, इन विशेषण शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये कैसे हैं? गुणबोधक हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? गुणबोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प कह दो। कौन सा है? देखिए, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। बिना कड़ी परिश्रम किया तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। यहाँ पर सही उत्तर जो आपका जाएगा, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। और कोई वाक्य यहाँ शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, खुद आप पढ़ के ही पता चल रहा है। दिए गए जितने भी विकल्प हैं उसमें कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते शुद्ध वाक्य है। इसके अतिरिक्त सारे वाक्य आपके अशुद्ध हैं। चलिए, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। देखिए, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसका अर्थ यह है कि जीवन झरने के समान निरंतर क्या होता है? प्रभावित होने वाला है। जीवन झरने के समान, जैसे झरना नहीं निरंतर प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, वैसा वैसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यह जीवन झरने के समान निरंतर प्रभावित होने वाला है। अब इसमें क्या है? देखो ध्यान से सुनो बात को। इसमें वाचक पद का लोप है और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ ग्रहण हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर जो आपका अलंकार जाएगा वो कौन सा जाएगा अभी बताते हैं। अभी थोड़ा सरप्राइज रखो, पहले हम ऑप्शन को कट करना सीख लें। देखो, इस पंक्ति में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के साथ जोड़ करके बता दिया गया हो कि जो कोई निर्जीव वस्तु है वो सजीव वस्तु की तरह चेष्टाएं करने को कह रही है। तो मानवीय कर अलंकार कट हो जाएगा। यह जीवन क्या है? निर्झर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि बढ़ा चढ़ा के बात बोली जा रही है, तो अतिशयोक्ति अलंकार कट हो जाएगा। इस पंक्ति में ना तो ज्यों आ रहा है, ना तो त्यों आ रहा है, ना मानू आ रहा है, ना जानू आ रहा है, ना जनो आ रहा है, ना जरा आ रहा है, ना जैसे आ रहा है, ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा तो भाई उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं होगा। अब कहो ये हमको कैसे पता है? हमने तो आपको ये सारी ट्रिक्स अलंकार की सारी वीडियो पढ़ाई हैं और सारी की सारी वीडियो आपके टीचर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जा करके देख लीजिए ट्रिक से। तो आप तीनों प्रश्न, तीनों ऑप्शन आपके कट होंगे। एक ही तो उत्तर बचता है, एक ही उत्तर तो हमें सिलेक्ट करना होता है। तो वही उत्तर हमने अपना सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, क्या? रूपक अलंकार। क्यों? कैसे? क्योंकि 3 अलंकार के बारे की विशेषता हमको मालूम थी, तो हमने अपने 3 ऑप्शन कट करके और चौथा ऑप्शन अपना क्या कर लिया? सही आंसर लगा दिया। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आपकी परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है भाई। याचना शब्द का बहुवचन क्या होता है? लगा दिया आप लोगों ने याचनाएं, गलत हो गया। आपने सोचा होगा बड़ा सरल सरल प्रश्न है, बहुत इजी वे में है, ये तो हम कर ले जाएंगे, सरल है। देखिए, आपने याचना को तुरंत याचनाएं, याचना का अर्थ होता है मांगना। ठीक है, याचक मांगना। तो मांगना शब्द का क्या आप बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। तो याचना का क्या बनाएंगे? नहीं। तो याचना शब्द का बहुवचन हमेशा याचना ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ना याचनाओं होता है, ना याचनाएं होता है, ना याचनी होता है। क्या होता है? याचना ही होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सेकंड हमारा सही जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए।
जो कंदमूल खाता हो, गलत। जो फल खाता हो, गलत। जो पकवान खाता हो, गलत। अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो, कम खाने वाला। अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। और अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। ठीक, तो यहाँ पर हमसे अल्पाहारी का अर्थ पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? बताइए, ध्यान दीजिए बेटा। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। और अलंकार की वीडियोस टीचिंग पाठशाला पर अपलोड हो चुकी हैं। काफ़ी दिनों से आपका एक एक टॉपिक, सभी अलंकार के प्रकार, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लंबी नहीं कि घंटों घंटों चलेंगी। 10-15 मिनट की वीडियो है, पढ़ो, सीखो और तुरंत अपना पेपर तैयार करो, ठीक है ना। और ये इस वीडियो में भी आपको कम से कम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है, और कम टाइम में। मैं आपको बता देती हूँ। आइए थोड़ा सा अलंकार के बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर भी अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका मतलब होता है आभूषण। क्या होता है इसका मतलब? आभूषण, यानी कि गहना, यानी कि वस्त्र, ठीक है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होती है, उसी प्रकार जब कविताओं में हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो कविता क्या हो जाती है? और सुंदर हो जाती है, उसको पढ़ने में और मजा आता है, ठीक है ना। अगला एक प्रश्न अलंकार से ही है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? देखिए, रा 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 शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। जब शब्द नहीं, सॉरी, वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी कि एक ही अक्षर की आवृत्ति क्रमबद्ध तरीके से बार बार हो, तो वहां पर हमारा ध्यान रखिए हमेशा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? सही जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। विद्यालय में कौन सी संधि है? देखिए, विद्या धन आलय, आ बड़ा इक्वल टू बड़ा आ, यानी कि बड़ी मात्रा आ रही है तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट चला जाएगा। आप अगली प्रैक्टिस सेट जो करेंगे उसमें हम आपको अलंकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। टॉपिक सिर्फ वही होंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी संधि से रिलेटेड प्रश्न जो होंगे ट्रिक के साथ में, जिनको आप तुरंत सीखेंगे और तुरंत आप 8, 9, 10 जून को अपने एग्जाम में वो प्रश्न सही करके आएंगे, गारंटी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ। जितना हो सके आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए वीडियो को, जितना सभी के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सकें। और जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना लोग सीख सकेंगे और आप भी सीख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अगली क्लास में शाम को 4 बजे।